फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बेटी की बारात दहेज के कारण दरवाजे से लौटी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी मैं कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी घबरा रही थी। मेरी जिंदगी ने एक दिन इस तरह करवट ले लेगी ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज सुबह तक जो दुल्हन का जोड़ा मुझसे पहना भी नहीं जा रहा था, अभी वह मुझ पर कितना खिल रहा है। और कल रात तक तो मैंने ना जाने कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा था, लेकिन आज के पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा है और मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे मेरी किस्मत यूं अचानक बदल गई। मैं हूँ नेहा और आज ही मेरी शादी हुई है। सच कहूँ तो कुछ घंटे पहले ही मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ही दिन में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कल रात से दिल्ली के एक बड़े से मोहल्ले का छोटा सा मेरा घर कल रात किसी दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। घर की छत से लेकर नीचे आंगन, चारों दीवार, सब कुछ लाइटिंग की रोशनी से खिल उठा था। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था और यह सब कुछ हो रहा था मेरे लिए। घर की बड़ी बेटी के लिए माँ बाबूजी भी कितने खुश लग रहे थे और खुश होंगे भी क्यों नहीं। उनकी बड़ी बेटी की शादी जो होने जा रही थी, पर क्या मैं इस शादी से खुश थी? इस सवाल का जवाब मैं खुद भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरा जवाब इस घर में जो तूफान ले आता उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। सभी मेहमान अपनी जगह लेटकर बातों में लगे थे, लेकिन मैं अपने कमरे की खिड़की से कभी इस जगह को ताक रही थी जिस जगह पर वह हर रोज टहलता हुआ दिखाई देता था, जो कभी चांद की उस चांदनी को निहार रही थी जो उस वक्त मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी छोटी बहन बेड पर लेटी लेटी अपने मोबाइल पर पुराने गाने सुनते सुनते सो चुकी थी। उसके मोबाइल पर अभी भी गाना चल रहा था। उससे थोड़ी देर पहले ही जब छोटी को मैंने अपने दिल की बात बताई थी तो कितना चौंक गई थी। वह कहने लगी, क्या दीदी, कल आपकी शादी है और आप आज मुझे यह सब बता रही हो? कौन है वह लड़का और कितने दिनों से यह सब चल रहा है? और मैंने उससे कहा, कुछ भी नहीं चल रहा है और कुछ चल भी नहीं सकता। मैं बस उसे पसंद करती हूँ और शायद वह भी। कभी उसने अपने मुंह से कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ और जानती हूँ कि वह भी मेरे लिए अपने दिल में कुछ जज्बात तो रखता है छोटी। लेकिन मैंने कहा, वह सामने वाले राजीव अंकल है ना, उनके यहाँ ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहता है। तब छोटी बोली, वो राइटर? मैंने छोटी के पाल पोन्नोच हुए कहा, उसका नाम पवन है। और यह क्या राइटर, ऐसा क्यों कह रही हो? वह लिखता है और अच्छा लिखता है, जानती भी हो कुछ छोटी? हाँ हाँ, सारा मोहल्ला जानता है। तो क्या उसने कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया? छोटे ने पूछा। तो मैंने कहा, नहीं, अभी तो बताया कि उसने कभी कहा नहीं, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ा था और उस स्पर्श ने ही मुझे सब कुछ कह दिया था। छोटी बोली, तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मैंने छोटी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम तो जानती हो ना, बाबूजी के उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाई। तब छोटी बोली, तो फिर अब यह सब बातें करके क्या फायदा? अब अब शादी के लिए हाँ कर चुकी हो तो भूल जाओ उसे और प्लीज मुझे सोने दो। इतना कहकर छोटी तो अपने मोबाइल में गाने सुनते सुनते हुए सो गई थी और मैं चाहकर भी अपनी आंखों को एक पल भी बंद नहीं कर पा रही थी। नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मैं फिर से सामने वाले छत को निहारने लगी थी। क्या यह जानबूझकर आज अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था? क्या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था? यह सब जानकर कि कल मेरी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए उस मोहल्ले को छोड़कर चली जाऊंगी। क्या हुआ? मुझसे प्यार नहीं करता है या केवल मेरा ही भ्रम था? लेकिन मुझे वह हाथों का स्पर्श आज भी याद है जिसने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी थी। उसका मेरी ओर देखने का वह अंदाज और अपनी कविताओं में लिखी हुई वह भावनाएं, क्या वह सब मेरे लिए नहीं था? उस चांदनी रात में
अपनी शादी के एक दिन पहले खिड़की के पास बैठी मैं उसकी और मेरी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। एक दिन मैं घर के आंगन में रखे गमलों में पानी दे रही थी, तभी देखा गेट पर कोई खड़ा अंदर ही झांक रहा था। जब मैंने आगे जाकर पूछा, जी आप कौन? जवाब में उसने कहा, पवन। मैं उसका नाम सुन करके चौंक गई। मैंने दोबारा पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा हैरान होना उसे शायद अजीब लग रहा था। फिर से जवाब दिया, पवन नाम है मेरा। क्या आपके यहाँ कोई कमरा किराया पर मिल सकता है? मैंने उससे कहा, नहीं नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है, लेकिन आप सामने वाले राजीव अंकल के यहाँ पूछ सकते हैं, शायद उनके यहाँ एक कमरा खाली है। तभी माँ ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है बाहर? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, कोई नहीं माँ, कोई किराए पर कमरा पूछने आया है। पवन को शायद उसे मेरी हैरानी की वजह पता चल गई थी। उसने कहा, तो इसलिए मेरा नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो वह चुपचाप मुस्कुराता हुआ राजीव अंकल के घर की ओर बढ़ गया था। पहले ही मुलाकात में जैसे हमारे नाम के साथ साथ हमारे दिल भी मिल गए थे। उसकी वह मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। उसे राजीव अंकल के यहाँ कमरा मिल गया था। उसके बाद घर के बाहर आते जाते ना जाने कितनी बार हमारी नजरें एक दूसरे से टकराती थी, लेकिन जुबान से कोई कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे उसके सरल स्वभाव और प्यारी सी मुस्कान ने पूरे मोहल्ले को मन जीत लिया था। राजीव आंटी जब भी घर पर आती थी, माँ से उसके बारे में कोई ना कोई बात करती थी, और मैं रसोई घर में काम के बहाने जाकर उनकी सारी बातें सुनती थी। राजीव आंटी से ही हमें पता चला कि पवन एक अनाथ लड़का था। रिश्तेदार के नाम पर केवल एक मामा मामी थे। उसके मामा मामी ने भी उसके बड़े होते ही उसे यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब खुद कमाकर खा सकते हो तो हम पर बोझ क्यों बने हो। उसी दिन पवन ने अपने मामा मामी का घर छोड़ दिया था। अब वह जीवन यापन के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। राजीव आंटी ने एक और बात बताई थी, पवन बड़ी ही सुंदर कविताएं और कहानियां लिखता था। बचपन से ही उसके अंदर एक बहुत बड़ा लेखक बनने की चाह थी। मैं धीरे धीरे पवन के हर एक गुण पर मर मिटने लगी थी, यह जानते हुए भी कि इस पागलपन का कोई भविष्य नहीं था। मैं उसकी ओर आकर्षित हुए जा रही थी, और पवन को शायद अपनी मजबूरी और अपनी हद पता थी, इसीलिए वह कभी भी मोहल्ले वालों के सामने अपने जज्बातों को जाहिर नहीं करता था। इस मोहल्ले ने उसे एक परिवार सा प्यार दिया था। राजीव अंकल और आंटी तो उसे अपने बेटे की तरह चाहने लगे थे। एक दिन राजीव आंटी घर पर आई और माँ से कहने लगी, राजीव जी ने लखनऊ के पास ही कहीं खेती के लिए जमीन ली है। 2 दिन बाद हमने खेतों पर ही एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया है। अब तुम तो राजीव जी को जानती हो, तो सारे मोहल्ले को निमंत्रण देने को कहा है। तुम सबको भी आना है, ठीक है ना? सब साथ मिलकर चलेंगे, पिकनिक भी हो जाएगी और पूजा का काम भी संपन्न हो जाएगा। उस दिन माँ ने भी जाने के लिए हाँ भी भर दी थी। यह वही दिन था जिस दिन मुझे पवन के जज्बातों का भी पता चला था, लेकिन उस दिन भी उसने साफ साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा था। राजीव अंकल ने जब बताया कि खेतों से थोड़ी दूर पर ही एक नदी बहती है, तो हम मोहल्ले की कुछ लड़कियां और लड़के उस तरफ चल पड़े थे। मैं और छोटी पड़ोस की प्रिया दीदी के साथ चल रहे थे। तभी छोटी को आम का एक पेड़ नजर आया और हम लोग वहीं रुक गए। पेड़ काफी बड़ा था, उस पर चढ़ने का साहस तो हम में से भी किसी में नहीं था, तो हम नीचे पड़ी बड़ी सी लकड़ी से कच्चे आम की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब बहुत देर बाद भी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, तो हम आगे बढ़ने ही वाले थे। इतने में 2-3 लड़कों का ग्रुप हमारी ओर बढ़ा, उसमें पवन भी था। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथों से लकड़ी ली और उछालकर आम की एक डाली पर दे मारी। उसी के साथ कुछ कच्चे आम नीचे गिरे पड़े। इधर उधर देख नजदीक की दूसरी डाली ढूंढने लगा ताकि और आम तोड़े जा सके। उसको देख सभी लड़कों में जोश आ गया। कुछ तो सीधा पेड़ पर चढ़ गए और देखते ही देखते हमने खूब सारे आम इकट्ठा कर लिए। अपनी झोली में खूब सारे आम लेकर हम नदी की ओर बढ़े। पवन मेरे साथ साथ ही चल रहा था। जब मैंने एक आम को साफ कर खाना चाहा, तो उसने कहा, रुको रुको, ऐसे नहीं, नदी के पानी में धोकर फिर खा लेना। मैंने भी चुपचाप आम वापस अपनी झोली में रख दिया और उसकी ओर देखकर चलने लगी।
तभी सामने पाँव में आए पत्थर को मैंने देखा ही नहीं और उसकी एक ठोकर से मेरी चुनरी से बनी झोली के सारे आम नीचे गिर गए। मैं भी बस किरण ही वाली थी। अगर मैंने उसने मुझे आगे बढ़कर थामा ना होता, जैसे ही उसने मुझे बचाने के लिए छुआ, मेरे तन मन में मानो एक बिजली सी दौड़ गई हो और मैं सहम कर पीछे हट गई और पवन ने एक एक करके सारे आम उठाए और वापस मेरी चुंदरी के की झोली में भर दिए। तभी अचानक उसने कहा, एक मिनट अपना हाथ तो दिखाना जरा। मैंने भी मजाक में उसने कहा, क्यों, क्या तुम हस्तरेखा करने में माहिर हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ पर कुछ लगा है, बस इसलिए कह रहा था। वैसे तुमने एक बात सही कही, मुझे थोड़ा बहुत हाथ पढ़ना आता है। मैंने उत्साहित हो हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पूछा, सच तो फिर बताओ, मेरे हाथ में क्या लिखा है? उसने मेरे हाथ को गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम्हारी शादी किसी लेखक से होगी। मैंने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, क्या मतलब है इसका? उसने फिर से अपनी कातिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ सच है, घबराओ नहीं, मेरे जैसे फर्नीचर लेखक से नहीं, तुम्हारी शादी तो किसी बेस्ट सेलिंग किताब लिखने वाले राइटर से होगी। मैं आगे बढ़कर उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन छोटी और प्रिया दीदी को अपनी तरफ आता देखकर हम दोनों ही कुछ संभल गए थे। छोटी ने पूछा, क्या हुआ दीदी, गिर गई थी? मैंने पवन की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं, आम गिर गए थे, लेकिन पवन ने मेरी मदद कर दी। चलो अब नदी की तरफ चलते हैं। उसके वहाँ पूरा दिन सबकी मौजूदगी के बावजूद हमने आंखों में बात करते हुए गुजारा। जाहिर था वह भी मुझे पसंद करता था। अफसोस केवल इसी बात का था कि उसने अपने जज्बातों को शब्दों का रूप नहीं दिया था। उस दिन के बाद मैं केवल इसी इंतजार में रही कि पवन कभी तो अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने परिवार के अनुशासन के बोझ तले ऐसे दबी थी कि कभी मैं भी कुछ न कह पाई। कभी कभी सोचती भी थी, क्या मुझे ही पवन से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर सोचकर रुक जाती थी कि अगर हिम्मत करके उससे बात कर भी लूँ और अगर उसने कहा कि उसकी तरफ से ऐसा कोई जज्बात है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूँगी? बस इसीलिए मैंने भी खामोशी को ही अपना लिया था। और अब एक दिन घर में मेरे रिश्ते की बात चली तो मैंने अपने मन को समझा लिया था, यही सोचकर शायद यही मेरी नियति है। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लड़के वाले मुझे देखने आए, शादी की तारीख भी निकल गई और मैं मेरे शादी के लिए एक दिन पहले खिड़की से अब तक उसी को एक झलक के लिए तरसती रही। वह रात तो यूं ही आंखों आंखों में बीत गई। सुबह जब माँ कमरे में आई, मेरी आंखों में उन्हें पता चल गया कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूँ, शादी के पहले ऐसा होता है, लेकिन घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। दोपहर तक बारात यहाँ पहुँच जाएगी और शाम को मेरी लाडो का विवाह हो जाएगा। शादी का जोड़ा रख कर जा रही हूँ, तुम्हारी सहेलियाँ आती ही होगी। मेरी आंखें तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने को तरस रही है। इतना कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। मेरी आंखों में आंसू थे, कुछ आंसू बहे थे मेरी अधूरी मोहब्बत के नाम, तो कुछ आंसू अपने घर से बिखरने के नाम। माँ के नीचे जाने से पहले छोटी की ओर देखा, वह अभी भी सो रही थी। उन्होंने सबको उठाते हुए कहा, देखो, इससे घर में शादी है और महारानी घोड़े बन के बेचकर सो रही है। चलो दीदी को तैयार करके मदद कर देते। इतना कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। देखते ही देखते बारात मेरे दरवाजे पर आ चुकी थी। पूरा मोहल्ला मेरी शादी में शिरकत करने का तैयार था। मेरे सहेलियों ने मुझे तैयार कर मेरे कमरे में एक जगह पर बिठा दिया था और कुछ नीचे बारात को देखने चली गई थी। मैं कमरे में अकेली थी। तभी राजीव आंटी का छोटा बेटा जय मेरे कमरे में आया। उसने कहा, दीदी, पवन भैया ने यह चिट्ठी भेजी है। बस इतना कहकर वह भाग गया। पवन की चिट्ठी देख मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी, अब क्यों भेजी है चिट्ठी? जब कहना चाहिए था तब तो कुछ कहा ही नहीं। मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे अब कुछ नहीं जानना है। ऐसा सोचकर मैं उस कागज को फाड़ने वहीं वाली थी, तभी मेरे दिल से आवाज आई, एक बार देख तो लो क्या लिखा है, वरना जिंदगी भर पछताना होगा कि आखिर क्या लिखा था। पवन ने मैंने उस कागज पर लिखे उसके जज्बात पढ़ना शुरू किए। कहने की हिम्मत तो मैंने कभी की ही नहीं और आज तो मेरे पास इसका हक भी नहीं रहा। मैं जानता तुम मुझसे नाराज हो और यह भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पहल का इंतजार था,
लेकिन मेरा यकीन करो, मैं चाहकर भी यह ना कह सका। मेरी मजबूरियों ही मेरे पाँव की बेड़ियों है, जिन्होंने हमेशा मुझे तुम तक आने से रोका है। मैं तुम्हें असीमित प्यार तो दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस है कि सिर्फ प्यार के सारे इंसान इस दुनिया में भी जी भी नहीं सकता है। मुझ जैसा एक अनाथ, एक फर्नीचर लेखक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और यही वजह है चाहकर भी कभी अपने प्यार का इजहार तुमसे नहीं किया। आज तुम यहाँ से विदा हो जाओगी, फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, और मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझे कायर समझो। बस इसीलिए यह खत तुम्हें लिख रहा हूँ। पढ़ते ही इसे जला देना, मेरी याद बनाकर इसे अपने पास संभालने की सोचना भी मत। तुम हमेशा खुश रहो, यही कामना करता हूँ। तुम्हारा पवन, जो कभी तुम्हारा ना हो पाया। पवन की चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने अंदर समेटे बैठी उस तूफान को रोक नहीं पा रही थी। तभी छोटी मेरे कमरे में आई, मेरी हालात देखकर कहने लगी, दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखो तो पूरा मेकअप खराब कर लिया है। मैंने उससे अपने हाथ का कागज थमाया। एक नज़र पड़ने के बाद वह कहने लगी, दीदी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नीचे तुम्हारी बारात खड़ी है, भूल जाओ उसे। छोटी ने मेज की दरार से एक माचिस निकालकर और मेरी आंखों के सामने वह चिट्ठी जला दी। उस वक्त मुझे लगा जैसे वह कागज का टुकड़ा नहीं, मेरे सपने, मेरे प्यार, मेरी चाहत, सब कुछ उस कागज के टुकड़े के साथ जल रहे हैं। फिर छोटी ने मुझे पानी पिलाया, मेरा मेकअप ठीक किया। इतने में मेरी सहेलियों भी कमरे में आ गई। एक ने कहा, मुझे अब नीचे चलना होगा, थोड़ी ही देर में रस्में शुरू हो जाएगी। मैं चुपचाप अपनी जगह से उठी और सहेलियों के संग नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते पहले मैंने सीढ़ियों से एक नज़र चारों ओर घुमाई। मोहल्ले का हर एक शख्स वहाँ मौजूद था, और पवन को भी मैंने देखा। पवन मेरी ओर ही देख रहा था। एक पल के लिए हमारे नजरें टिकाई और उसने नज़र नीचे कर ली। उसके बाद जैसे मैं अपनी सुध बुध गवा चुकी थी, बस यंत्रवत अब मुझे शादी की रस्में निभानी थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। नीचे आते ही माँ ने मेरी नज़र उतारी और मुझे शादी के मंडप पर ले गए। मैं बस अपनी जगह जाकर बैठ गई। पास ही मेरे होने वाला दूल्हा बैठा था। सामने पंडित जी तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने मेरी माँ से कहा कि कन्या के पिताजी को बुलाओ। माँ बाबूजी की ओर बढ़ी तो उसी वक्त मैंने देखा बाबूजी मेरे होने वाले ससुर से कुछ बात कह रहे थे। उनकी बातचीत मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन देखने से पता चल रहा था कोई परेशानी की बात तो थी। मैंने होने वाले ससुर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और बाबूजी का चेहरा मुरझाया सा लग रहा था। मैंने पास ही खड़ी छोटी को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा, कुछ हुआ है क्या? बाबूजी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छोटी ने कहा, पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। छोटी उन तक पहुँचती उससे पहले ही वह दोनों अंदर के कमरे में चले गए। जब माँ से पूछा तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी, वह जरूरी बात कहने दोनों लोग अंदर कमरे में गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर वह अंदर चले गए। लगभग कुछ मिनट गुजर चुके थे। हम दोनों किसी भूत की तरह चुपचाप मंडप में बैठे थे। मेरे पास ही खड़े कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कह रहे थे। उनकी फुसफुसाना दे रही थी। क्या बात हो गई? लड़के के पिताजी नाराज हो गए हैं। लगता है दूल्हा दुल्हन मंडप में तैयार बैठे हैं और माता पिता का पता नहीं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, वरना ऐसा भी कोई करता है भला? ऐसे ही तरह तरह की बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, कहीं किसी ने मेरे दिल की बात लड़के के माँ बाबू जी को तो नहीं बता दी होगी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मैंने तो सिवाय छोटी की और किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। फिर क्या बात हुई होगी? मैंने चोरी से एक नज़र अपने होने वाले पति पर डाली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह भी शायद इस बात से अनजान थे कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, या फिर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस बात से मेरा बेचैन मन इस बस बाबूजी की ओर लगा था। मुझे लग रहा था अभी भाग कर जाऊं और पूछ ही लो कि आखिर क्या बात हुई है, पर मैं अपनी हद जानती थी। एक दुल्हन का ऐसा बर्ताव शायद किसी को भी पसंद नहीं आता। तभी अचानक मेरे होने वाले ससुर जी गुस्से में तमतमाता से हुए मंडप की ओर आए और अपने बेटे से कहने लगे, उठो बेटा राजीव, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। ऐसे लोगों से क्या नाता जोड़ेंगे जो अपनी जुबान के पक्के ना हो। इतना सुनते ही उनका
आज्ञाकारी बेटा झट से मंडप से उठकर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उनके इतने कठोर बोल सुनते ही मैं अपनी जगह उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा माँ और बाबूजी भी मंडप के पास आ गए थे। बाबूजी पसीने से लथपथ भरे हुए थे। उनके हाथ में एक बैग था और माथे पर ढेर सारी परेशानी। माँ की आंखों में आंसू थे। वह लगातार दूल्हे की माँ के हाथ पैर पकड़कर कुछ कह रहे थे जा रही थी, लेकिन मेरी होने वाली सास उनकी बात नहीं सुन रही थी। बाबूजी की ऐसे हालात देख मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ आखिर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने मेरे हाथों पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, अब ठीक हो जाएगा। बिना जी अब यहाँ शादी नहीं होगी। आपने कहा था फेरे पड़ने से पहले मेरे 6 लाख कैश हमारे हाथ में होंगे। अब आप धोखेबाज, हमें बस 4 लाख में ही निपटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा हमारे साथ। उनके मुंह से 6 लाख की बात सुन मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। दहेज, मेरी शादी के लिए दहेज दिया जा रहा है, यह बात तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने सवालों भरी नजरों से अपने माँ बाबूजी की ओर देखा। कितनी सफाई से उन्होंने मुझे यह बात छुपा कर रखी थी। मेरे बाबूजी ने दूल्हे के बाबूजी से धीमी आवाज में कहा, भाई साहब मेहमानों के सामने यह सब बात मत करो। मैंने आपसे कहा ना, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। बस यह शादी हो जाने दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 1 लाख की तो बात है, मैं जल्द से जल्द इसका इंतजाम कर लूंगा। आप यह बाकी रकम स्वीकार करके मेरी बेटी को अपना लीजिए। देखिए सब देख रहे हैं, खमाखा तमाशा बन जाएगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। दूल्हे के पिता ने पैसों का बैग बाबूजी की ओर करते हुए कहा, तमाशा तो आप कर रहे हैं, अभी तो बेटी विदा भी नहीं की और यह हाल है, आगे क्या खाक रिश्तेदारी निभाएंगे आप? रखिए अपनी बेटी को अपने पास, हम तो चले। चलो भाई, बारात वापस ले चलो। ना जाने किन फर्नीचर से पाला पड़ गया है। उनके इतना कहते ही चारों ओर जैसे अफरा तफरी मच गई। मोहल्ले वाले आगे आकर बारातियों को समझाने लगे। बाबूजी लगातार दूल्हे के पिता को मनाते रहे, उनके पैर पड़ते रहे। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, देखिएगा अगर बारात लौट जाएगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? बड़ा हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, उसके कौन शादी करेगा? फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे बाबूजी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर बाबूजी के दोनों हाथ थाम लिए और उनसे कहा, नहीं बाबूजी, अब और नहीं, बस बहुत हुआ, इन लोगों को जाने दीजिए। मैं खुद भी अब इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। आप तो शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी ऐसे लालची लोगों के घर जाने में से बच गई। इन जैसे लोगों की भूख कभी नहीं मिटती। इनसे रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया तो समझिए आपकी बेटी बच गई, वरना हो सकता है कि किसी दिन आपकी मेरी जली हुई लाश ही मिलती। जाने दीजिए। इन्हें मेरी बात सुनकर सारे भारतीयों ने एक पल में ही हमारा आंगन खाली कर दिया। पीछे रह गए थे मेरे मोहल्ले वाले और मेरे रोते बिखरते माँ बाबूजी। थोड़ी देर पहले तक तो आंगन शादी की सनाई से गुजरा था, वहाँ किसी मातम सा महल छा गया। मैंने अपने बाबूजी को इस हालात में कभी नहीं देखा था। हम सब तो कितना डरते थे उनसे, लेकिन आज वह जमीन पर बैठकर किसी नन्हे बच्चे की तरह रो रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, वह लोग तो पराए थे, उनसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। जब उन्होंने दहेज की मांग की थी तभी आपने इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था। क्या आपकी बेटी आपके लिए इतना बोझ बन गई है कि आपके यूं उसे पैसे के साथ विदा करना चाहा? मेरी बातें सुनकर बाबूजी और भी टूट गए थे। माँ भी पास ही बैठी थी, उनके आंसू पोंछ रही थी, लेकिन खुद भी रो रही थी। राजीव अंकल ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रताप भाई, आपकी बेटी 16 आने सच कह रही है, आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए। अपनी बेटी पर अपनी बेटियों तो खारा सोना है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी बेटी इन लुटेरों के हाथों से बच गई। मेरे बाबूजी ने कुछ संभालते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सब तो ठीक है राजीव जी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उस बदनामी की काली छाया मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब उसकी बारात तो लौट गई है, अब कौन उसे अपनाए? तब राजीव अंकल बोले, यह सब तो कहने की बातें हैं, हो सकता है उससे भी अच्छा लड़का हमारे नेहा के नसीब में लिखा हो। आप परेशान क्यों होते हैं, आइए उठिए। राजीव अंकल ने मेरे बाबूजी को उठाया, पास में रखी हुई एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। अभी बाबूजी पानी पीकर संभल ही रहे थे कि अचानक मोहल्ले की भीड़ से
पवन सामने आया। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उस बीच में पवन को तो मैं बिल्कुल भी भूल ही गई थी कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है पवन भी तो सब कुछ देख ही रहा होगा। अचानक भीड़ में से पवन का यूं सामने आना मुझे अंदर तक डरा रहा था। कुछ देर पहले ही तो मेरे परिवार पर गर्मों का एक पहाड़ा सा टूट पड़ा था और अब पवन उसे देखते ही एक बार फिर से मेरे मन में एक साथ कई सवाल उमड़ पड़े थे। ना जाने वह अब क्यों इस तरफ सबके सामने आया है, आखिर करना क्या चाहता था। पवन राजीव अंकल और बाबूजी के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही राजीव अंकल ने पूछा, अरे पवन, तुम्हें कुछ काम था क्या? पवन ने कहा, राजीव अंकल, मैं प्रताप अंकल से कुछ बात करना चाहता हूँ। राजीव अंकल ने उससे कहा, देखो बेटा, अभी यहाँ माहौल कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें अभी ऐसा क्या काम आन पड़ा है? तुम अपनी बात बाद में कर लेना, जाओ। बेटा, हम बाद में आराम से बात करेंगे। मैं पवन की ओर ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक को मैं महसूस कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला उसने कर लिया हो। इसीलिए राघव अंकल की बात सुनकर उसने कहा, नहीं अंकल, बाद में नहीं, जो बात मुझे करनी है वो अगर अभी नहीं की तो जिंदगी में शायद नहीं कर पाऊंगा। उसके मुंह से वह शब्द सुनकर बाबूजी ने उससे कहा, कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी कुर्सी पर बैठे हुए थे। पवन उनके पास पाँव के पास जाकर बैठ गया और उनकी ओर देखकर कहने लगा, बाबूजी। उसके मुंह से अपने लिए बाबूजी सुन मेरे बाबूजी कुछ हैरान से हो गए, लेकिन उनके कुछ कहने से पवन ने फिर से अपनी बात कहना शुरू किया। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए बाबूजी। मैं जानता हूँ आपसे अभी कुछ भी कहने का सच यह उचित समय नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने अगर आज यह बात आपसे नहीं कही तो फिर कभी भी इसकी हिम्मत दोबारा नहीं कर पाऊंगा। आप तो जानते हैं मैं एक अनाथ हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, कहने को तो एक मामा है जिनके लिए मैं एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कई वर्ष पहले ही अपने कंधों से मुझे उतार फेंका। अगर आज मेरे पास अपना कहने से कोई है तो यह मोहल्ला और इस मोहल्ले के लोग ही हैं। अब यही मेरा परिवार है। अभी थोड़ी देर पहले आप राजीव अंकल से कह रहे थे, अब बदनामी की काली छाया आपकी बेटी के पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी बारात लौट गई है। अब कौन इसे अपनाए? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ठीक समझे और नेहा की भी हाँ हो तो मैं आपको और इस मोहल्ले को साक्षी मानकर आपकी बेटी नेहा को अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। पवन के मुंह से यह बात सुनकर बाबूजी, मैं और वहाँ मौजूद हर एक शख्स जैसे एक पल के लिए भूत बन गया हो। फिर बाबूजी को अचानक उसकी बात समझ आई तो वह अपनी जगह से उठते हुए लगभग चीख पड़े, क्या क्या कह रहे हो तुम पवन? मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं खुद एक फटे झाल की ज़िंदगी जी रहा हूँ, कैसे मैं नेहा को खुश रख पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैं नेहा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अभी भले ही मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। बाबूजी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। पवन की बात सुनकर बाबूजी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने राजीव अंकल को देखते हुए कहा, देखो राजीव जी, यहाँ होता है जब लड़के की बारात उसके दरवाजे से बिन ब्याह के लौट जाती है। हाँ, यही होता है। कोई भी आकर उसके मुंह पर कालिक पोत जाता है। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, अभी तो लड़के वाले मोहल्ले से बाहर ही ना निकले होंगे और चला आया यहाँ अपना मुंह उठाए, कहता है मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। अरे भाई, क्या मेरी बेटी हमारे लिए बोझ है? नाजों से पाला है और इसलिए चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे अपनी बेटी के लिए। लेकिन हमारी किस्मत देखो, बेटी की बारात क्या लौट गई। गली का कोई भी लड़का आकर हमसे ऐसी बात करने की जुर्रत कर रहा है। और तुम पवन, हम तो तुम्हें होनहार लड़का समझते थे, लेकिन क्या तुम हमारी बेटी के बहाने हमारी इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हो? पवन, बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सच में नेहा को चाहता हूँ और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं खूब मेहनत करूँगा, आपकी बेटी का हर सपना पूरा करूँगा जो आपने अपनी बेटी के लिए देखा है। आपके आशीर्वाद के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पवन की बात सुनकर राजीव अंकल ने पवन का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ ले गए और उससे कहा, पवन बेटा,
तुम क्या कह रहे हो? पवन, राजीव अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है, बस उसके लिए ही नहीं, बल्कि मैं तो बहुत पहले से ही नेहा से प्यार करता हूँ। मगर मैं अपनी हैसियत भुला नहीं था, इसीलिए चुप था। लेकिन आज के बाद मेरी नेहा कोई और दुख देखे, यह मैं कैसे होने देता। और मेरा यह प्यार एक तरफा नहीं, नेहा भी मुझे चाहती है। आप चाहे तो नेहा से पूछ लीजिए। प्लीज अंकल, आप तो मुझे अपने बेटे के समान मानते हैं ना, तो अपने बेटे की मदद कीजिए और बाबूजी के समझाइए। प्लीज अंकल, प्लीज। पवन की बात सुन करके राजीव अंकल ने मेरी ओर देखा। मैं अब तक एक मूर्ति की तरह खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। अंकल ने जैसे ही मेरी ओर देखा, मुझे उनकी आंखों में एक सवाल दिखा, जैसे पूछ रहे हो, क्या पवन सच कह रहा है? मैंने एक पल भी ना गवाते हुए धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और नजरें नीचे कर ले। अब हम दोनों का भविष्य राजीव अंकल के हाथ में था। हम जानते थे वही है जो बाबूजी की इस शादी के लिए मना कर सकते हैं। राजीव अंकल मेरे बाबूजी के पास गए और उन्होंने धीरे से कहा, देखिए प्रताप भाई, यह आपका एक निजी मामला है कि आप किससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम सब इस मोहल्ले में कई वर्षों से एक परिवार की तरह रहते आ रहे हैं और उसी की वजह से एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। पवन एक सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, यह उसकी बदकिस्मती है कि उसके पास घर परिवार कुछ नहीं है, मगर क्या अभी आपने सुना, उसने इस मोहल्ले को ही अपना परिवार बताया है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप खुद भी उसे एक होनहार लड़का समझ रहे थे, मगर जैसे ही उसने आपकी बेटी का हाथ थामना चाहा, वह गली का एक आवारा लड़का बन गया। मैं यह नहीं कहता कि बिना कुछ सोचे समझे पवन की बात मान लीजिए, लेकिन एक बार आप अपनी बच्ची नेहा से तो पूछ लीजिए, हो सकता है उसे भी यह रिश्ता पसंद हो रही हो। बात घर जायदाद और परिवार की तो आपने अभी अभी देखा कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमारी बेटी तो बिन बियाह रह गई है ना। मैं पवन को अपने बेटे की तरह मानता हूँ। आप यूं ही समझिए कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करने जा रहे हैं। जब तक पवन के हालात सुधर नहीं जाते, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। प्रताप भाई, जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती है। हम चाहे कुछ भी कर ले, अगर दोनों बच्चों का भाग एक दूसरे से जुड़ा है तो हम तो बस एक जरिया है। आप बस एक बार मेरी बात पर गौर कीजिए। मैंने देखा अंकल की बात सुन करके बाबूजी के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलते बदलते से दिखाई दिए। उनका गुस्से में तमतमाता आना चेहरा अब शांत लग रहा था। उन्होंने एक नज़र पास ही खड़ी मेरी माँ की ओर देखा। वह राजीव आंटी का हाथ था। मैं खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन यह कह पाना मुश्किल था कि ये आंसू गम के थे या खुशी के। फिर बारी बारी मेरी थी। मैं बाबूजी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। झुकी हुई गर्दन से धीरे धीरे मैं बाबूजी के पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद ना जाने कहाँ से मुझ में कुछ हिम्मत सी आ गई। मैंने अपनी झुकी गर्दन उठाई और बाबूजी की आंखों में देखते हुए यह कहा, बाबूजी, अगर आप और माँ का आशीर्वाद मिले तो मैं भी पवन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपका दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती। मेरे मुंह से यह बात सुन के बाबूजी ने कहा, बेटी, माँ बाप तो बस अपनी औलाद का भला चाहते हैं। तुम खुश हो तो हमें और क्या चाहिए। बाबूजी ने पवन की ओर देखा, उसे अपने पास बुलाया और नम आंखों से हम दोनों को एक साथ गले लगाया। अपने बाबूजी का यह रूप मैंने पहली बार देखा था। मैं बहुत खुश थी। मैंने चुपके से पवन की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख मैं भी मुस्कुरा रही थी। साथ ही आंखों में खुशी के आंसू थी भी आ रहे थे। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले वालों ने हमें घेर लिया था। बधाइयाँ और शुभकामनाओं की जैसे बारिश भी हम पर हो रही थी। फिर राजीव आंटी ने पवन को अपने साथ चलने को कहा और जाते ही वह मेरी माँ से कह गई, सीमा, अब तो समधन बनने जा रही हो। खूब अच्छे से खातिरदारी करूँगा, लेकिन तुम तैयारी कर लो। और हाँ, आज रात बारात यहीं रुकेगी तुम्हारे आंगन में, फिर कल सुबह विदाई होगी। उनकी बात सुनकर मैं कितनी जोर से हंस पड़ी थी। उसी रात मैं और पवन अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को और अग्नि को साक्षी मानकर एक हो गए थे। और अब देखो, अपने ही कमरे में
अपने ही बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ तो कभी घबरा रही हूँ। इस एक दिन में मेरी जिंदगी इस तरह करवट ले लेगी और मैं अपने प्यार का इस तरह इस सजी हुई सेज पर इस तरह इंतजार करूँगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसा लगा यह प्यार की पारिवारिक कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।